हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज़ कपिल गोयल और इस वीडियो में हम CUET PG फिजिक्स के लिए ऑसिलेशन और वेव्स का एक और लेक्चर करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन की, या आप उसको ऐसा बोल सकते हैं ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसके पहले ऑसिलेशन एंड वेव्स के हम ऑलरेडी 8 लेक्चर कर चुके हैं और अभी तक हम ख़त्म कर चुके हैं फ्री ऑसिलेशंस। उसके बाद हमने बात की डैम्प्ड ऑसिलेशन की और आज है हमारे पास फोर्स्ड ऑसिलेशन, या उसको आप ये भी नाम दे सकते हो ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इस लेक्चर में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो इक्वेशन है वो किस तरह से बनती है। उसके बाद हम ये जानेंगे कुछ स्पेशल केसेस, यानी कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो कब होगा। इसी तरह से जो फ्रिक्वेंसी है या जो हम कह लें कि फेज़ एंगल है उसकी अलग अलग कंडीशन में क्या वैल्यू होगी और किस तरह के न्यूमेरिकल बनते हैं। इसके बाद इसका एक और लेक्चर बच जाएगा जिसके अंदर हम कपल्ड ऑसिलेटर की बात कर रहे होंगे, तो वो ऑसिलेशन में हमारा लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद वेव्स हम पढ़ेंगे जो कि मुश्किल से 3-4 लेक्चर की होगी। तो कुल मिला के जैसा मैंने आपको बताया था 15 मार्च तक ये जो वेव्स और ऑसिलेशन वाला पार्ट है हमारा ख़त्म हो जाएगा। ऑप्टिक्स वाला हम बाद में पढ़ेंगे और इसके बाद हम हमारे अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल, जो हमने स्केड्यूल फिक्स किया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हम सब्जेक्ट स्टार्ट कर लेंगे। EMT जो सब्जेक्ट है हमारा उसमें अभी बाकी हैं 10-12 दिन, तो वो 10-12 दिन अभी और चलेगा। एक आपसे रिक्वेस्ट कि वीडियो को हम कंटिन्यू करें उसके पहले यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए साहब, तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले फोर्स्ड ऑसिलेशन की। फोर्स्ड ऑसिलेशन भी बोला जाता है इसको, और इसको ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर भी हम कहते हैं। ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर भी हम इसे कहते हैं, ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, देखिए जी, अब यहां पर होगा क्या। सबसे पहले तो हम ये बात कर लें कि ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर का मतलब क्या है। हमने इसके पहले हमने पढ़ा सबसे पहले फ्री ऑसिलेशन या फ्री वाइब्रेशन कह लो, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कौन सा, डैम्प्ड ऑसिलेशन। कौन सा पढ़ा, डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो अगर मैं फ्री ऑसिलेशन की बात करूं तो फ्री ऑसिलेशन में कुछ ऐसा था कि मान लो मेरे पास ये पेंडुलम है, तो इस पेंडुलम को इनिशियली मैंने फोर्स दिया था ऐसे, इस तरह से इसको मैंने फोर्स लगा दिया था और उसके बाद ये इस तरह से मोशन कर रहा था। फिर धीरे धीरे ये जब तक जितने भी इसने ऑसिलेशन किए उसके बाद आकर ये रुक गया। लेट सपोज इसने 1 मिनट में 10 ऑसिलेशन किए और उसके बाद ये रुक गया, है ना। अब ये डैम्प्ड भी हो सकता है और नहीं हो सकता। मेन बात ये है कि मैंने इस पर एक बार फोर्स लगाया और फिर इसको हटा लिया, तो उसके बाद ये अपने आप क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो यहाँ पर जो ऑसिलेशन हो रहे थे उस ऑसिलेशन के लिए जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्सिबल थी दैट इज कॉल्ड नेचुरल फ्रिक्वेंसी, जिसको हम ओमेगा नॉट लिखते हैं, जिसकी वैल्यू हम लिखते हैं √K/m से। दूसरा बात करूं अगर मैं डैम्प्ड ऑसिलेशन की, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में हमने ये पढ़ा था कि जो ऑसिलेटर है उसको किसी मीडियम के अंदर हमने रख दिया, तो जब ये ऑसिलेट करेगा तो ऑसिलेट करेगा, अगर इसके ऊपर विस्कस फोर्स लगेगा यानी कि डैम्पिंग फोर्स लगेगा तो वो इसकी वेलोसिटी को कम करता जाएगा और कुछ टाइम बाद इसका जो एम्पलीट्यूड है वो घटता चला जाएगा, एनर्जी भी घटती चली जाएगी और ये रुक जाएगा। ये कंडीशन थी किसके अंदर, डैम्प्ड ऑसिलेशन के अंदर। अब यदि मैं इस पर फोर्स लगा दूं, यानी कि मैं एक एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं और इसको ऑसिलेट कराता रहूं, एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं और इसको ऑसिलेट कराता रहूं, तो अब ये जो ऑसिलेटर है क्या उसी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा? नहीं करेगा। अब ये उस फ्रिक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करेगा जो फोर्स मैं इसके ऊपर लगा रहा हूं उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी। अब फोर्स की क्या फ्रिक्वेंसी होगी, क्योंकि ये ऑसिलेट कर रहा है तो इसका जो फोर्स होगा, इस पर जो फोर्स लगेगा वो भी कैसा होगा, हार्मोनिक फोर्स होगा। वो भी कौन सा फोर्स होगा, हार्मोनिक फोर्स होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मैं फोर्स्ड ऑसिलेशन की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, फोर्स्ड ऑसिलेशन की जब मैं बात करूंगा तो फोर्स्ड ऑसिलेशन के केस में या ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेशन के केस में जो फ्रिक्वेंसी हम यूज़ करेंगे उस फ्रिक्वेंसी को हम क्या नाम देंगे, ड्रिवन हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी, या हम उसको क्या बोलेंगे, ड्रिवन ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पर हम कौन सी फ्रिक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं, ड्रिवन ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी, ड्रिवन ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी।
जिसको हम आगे चल के लिखेंगे ओमेगा डी से या ओमेगा से। यहाँ पर जो हम फ्रिक्वेंसी यूज़ कर रहे थे ओमेगा नॉट, जिसको हम कह रहे थे नेचुरल फ्रिक्वेंसी। जब हमने फ्री ऑसिलेशन की बात की तो फ्री ऑसिलेशन के केस में क्या होता है, उसका एम्पलीट्यूड और उसका जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। एम्पलीट्यूड क्या रहता है, कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, और उसकी जो एनर्जी है वो भी क्या रहती है, कांस्टेंट। ये किसके केस में, फ्री ऑसिलेशन के केस में। पर जब मैं डैम्प्ड ऑसिलेशन की बात करता हूँ तो ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि उसके जो एम्पलीट्यूड है वो लगातार घटता जाता है और उसकी जो एनर्जी है वो भी लगातार क्या होती है, रिड्यूस होती है। तो एनर्जी एंड एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस। तो यहाँ पर एनर्जी और एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। परंतु जब मैं फोर्स्ड ऑसिलेशन की बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या होता है कि इनिशियली तो जो ऑसिलेटर है वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ क्या करता है, ऑसिलेट करता है। पर बाद में जब वो डैम्प्ड ऑसिलेशन की कंडीशन में जाता है, यानी कि उसका एम्पलीट्यूड और एनर्जी जब उसकी डिक्रीज होती है, तो उनको वापस से पहले जैसा करने के लिए अगर हम उस पर कोई फोर्स लगा दें तो अब जो ऑसिलेटर है वो किस फ्रिक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करेगा, वो करेगा इस ड्रिवन ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करेगा। और वापस से जो फोर्स्ड ऑसिलेशन है उसका एम्पलीट्यूड और एनर्जी दोनों क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो यहां पर भी एम्पलीट्यूड एंड एनर्जी, यहां पर भी एम्पलीट्यूड एंड एनर्जी दोनों क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। किसके केस में, फोर्स्ड ऑसिलेशन के केस में। तो अभी तक ये जो मैंने तुम्हें तीन बातें बताई है, 3-4, इनमें जो क्वेश्चन बन सकता है या बनेगा वो किस तरह से बनेगा कि जो फ्री ऑसिलेशन है उसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है या नहीं रहता, एनर्जी कांस्टेंट रहती है या नहीं रहती, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर फ्री ऑसिलेशन। सेम कहानी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर फोर्स्ड ऑसिलेशन। सेम कहानी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, तो फ्री ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड और एनर्जी कांस्टेंट रहेंगे, डैम्प्ड ऑसिलेशन में एनर्जी और एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेंगे, और फोर्स्ड ऑसिलेशन में ड्रिवन जिसमें फ्रिक्वेंसी रहेगी उसके अंदर एम्पलीट्यूड और एनर्जी दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पर हम जो फोर्स लगाएंगे उस पर वो कौन सा लगाएंगे, हार्मोनिक। हालांकि ये अहार्मोनिक भी हो सकता है, परंतु यहाँ हार्मोनिक ऑसिलेटर है इसलिए जो फोर्स लगा है वो कौन सा लगेगा, अहार्मोनिक। अब अगर मैं ये सिस्टम आपको बनाकर दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह का सिस्टम होगा हमारा। हमने जिस तरह से सिस्टम बनाया था डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में, जिस तरह से हमने सिस्टम बनाया था ठीक वैसा सा ही सिस्टम यहाँ पर भी बनेगा। पर यहाँ पर क्या कहानी होगी भाई, एक तो यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स रहेगा जो कौन सा होगा, kx। एक कौन सा फोर्स रहेगा, डैम्पिंग फोर्स, जिसकी वैल्यू हम लिखते थे लैम्बडा dx/dt। एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में जाएगा, डबल एक्स लिख दिया मैंने उसको, x डॉट डबल डॉट। और एक हार्मोनिक फोर्स लग गया, उसकी वैल्यू लिख दी मैंने f0 sin ओमेगा t। तो ये इस तरह का सिस्टम आ गया। अगर इसको ध्यान से देखो तो ये ठीक वैसा ही सिस्टम है जो हमने डैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में बनाया था। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पर क्या आ गया, f0 sin ओमेगा t आ गया। तो यहाँ पर कुल मिला के मेरे पास 3 फोर्स आए। कौन कौन सा, एक आया स्प्रिंग फोर्स जो हो गया kx, एक आएगा कौन सा, डैम्पिंग फोर्स लैम्बडा dx/dt के बराबर। एक फोर्स आ गया एक्सटर्नल फोर्स, वो एक्सटर्नल फोर्स कितना है, f0 sin ओमेगा t, है ना। तो कुल एक्टिव फोर्स जो इस पर काम कर रहा है, एक्टिव फोर्स जो इसके ऊपर काम कर रहा है वो कौन सा हो गया, -fs -fd प्लस fe। मैंने इन दोनों को माइनस क्यों लिया है, क्योंकि ये दोनों कौन से फोर्स हैं, रीस्टोरिंग फोर्स है, चाहे वो स्प्रिंग फोर्स है और चाहे वो डैम्पिंग फोर्स है। तो अगर अब मैं न्यूटन्स इक्वेशन लगा दूं, यानी कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करूं, तो क्या बनेगा, md2x/dt2 इक्वल्स टू -fs, पहले ये लिख देता हूं मैं ना, -fd और प्लस fe। तो अब इनकी वैल्यू लिखो यहाँ पर। तो वैल्यू लिखोगे तो क्या बनेगा, md2x/dt2 इक्वल्स टू -kx माइनस लैम्बडा dx/dt प्लस f0 sin ओमेगा t। ये बन गया। यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो ओमेगा मैंने लिखा हुआ है, ये ओमेगा क्या है, ये ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी है।
फिर इसको ट्रांसपोज करोगे तो इक्वेशन कुल मिलाकर तुम्हारे पास ये बन जाएगी md2x/dt2 प्लस लैम्बडा dx ओवर dt प्लस kx इक्वल्स टू f0 साइन ओमेगा t। ये इक्वेशन बन गई, जिसको कि आप कैसे लिख देते हो, आप ऐसे लिख देते हो d2x/dt2 प्लस लैम्बडा ओवर m dx ओवर dt प्लस k/mx और f0 कैपिटल A अपॉन m साइन ओमेगा t। फिर आप कंसीडर करते हो कुछ, क्या कंसीडर करते हो, आप ये लिखते हो कि लैम्बडा ओवर m इक्वल्स टू 2r, फिर k ओवर m को आप लिखते हो ओमेगा नॉट स्क्वायर, जो कि पहले से ही आपको पता है। और यहाँ पर हम एक छोटी सी चीज़ ये और मान लेते हैं कि f0 अपॉन m किसके बराबर है, स्मॉल f। यहाँ पर जो f0 है, ये वाला f0, ये एम्पलीट्यूड है जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया उसका। यहाँ जो लैम्बडा है ये है डैम्पिंग कोफिशिएंट, यहाँ पर जो r है वो क्या है, डैम्पिंग कांस्टेंट, है ना। कई बार ये क्वेश्चन में इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि लैम्बडा लेना है या आर लेना है, तो इसको आपको इसकी यूनिट से पकड़ना होता है। किससे पकड़ना होता है, यूनिट से, है ना। लैम्बडा की यूनिट क्या है, मैंने बताया तुम्हें, लैम्बडा की यूनिट जो है वो क्या है, कैसे निकालते हैं, यहाँ लिखा है ना f बराबर लैम्बडा और v, तो f अपॉन v ये क्या आ गया, लैम्बडा आ गया, यानी कि न्यूटन पर मीटर पर सेकंड। ये किसकी यूनिट होती है, लैम्बडा की। तो ये आपको कई बार यूनिट से भी पकड़ना होता है, वहाँ पर डैम्पिंग कोफिशिएंट ही लिख देते हैं लैम्बडा को भी, या डैम्पिंग कांस्टेंट लिख देते हैं। तो आपको यूनिट से क्वेश्चन के अंदर पकड़ना होता है कि एक्चुअल में वैल्यू दी किसकी है, ठीक है ना। अच्छा, तो उसके बाद यहाँ से इसको चेंज करके हम कैसे लिखेंगे, इसको चेंज करके हम लिख देंगे d2x ओवर dt2 प्लस 2r dx ओवर dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इक्वल्स टू f0 स्मॉल और साइन ओमेगा t। अब इस तरह की इक्वेशन हमने पहले भी देखी है। पहले कहाँ देखी हमने ये इक्वेशन, पहले हमने ऐसी इक्वेशन को देखा है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन के केस में। और डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन के केस में जो इक्वेशन आई थी वो आई थी ये d2x अपॉन dt2 प्लस 2r dx अपॉन dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। अब आपका थोड़ा सा मैथमेटिक्स का टेस्ट ले लिया जाए कि देखो दोनों साइड इक्वेशन का जो LHS है वो सेम है ना भाई। इधर भी लिखा है d2x अपॉन dt2 प्लस 2r dx अपॉन dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x, दोनों साइड सेम लिखा है। RHS जो है राइट हैंड साइड, उसमें थोड़ा सा चेंज है दोनों साइड में। तो इस चेंज की वजह से बहुत बड़ा अंतर आ गया यहाँ पर। क्या अंतर आ गया कि अगर ये इक्वेशन 0 के बराबर है, ये वाली इक्वेशन 0 के बराबर है, तो ये इक्वेशन कहलाएगी होमोजीनस, है ना। ये इक्वेशन कौन सी हो गई, होमोजीनस। और ये इक्वेशन 0 के बराबर नहीं है तो ये इक्वेशन कौन सी कहलाएगी, नॉन होमोजीनस। ये इक्वेशन कौन सी कहलाएगी, नॉन होमोजीनस। ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, होमोजीनस। और ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, नॉन होमोजीनस, पहली चीज। दूसरी, दोनों ही इक्वेशंस जो हैं वो क्या हैं, वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहलाएगी, होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन। ज़्यादा अगर ऐड ऑन करना चाहें और थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाना चाहें तो आपसे इसमें ये भी पूछ सकता है कि कौन से ऑर्डर की है ना। और ये कौन सी है, नॉन होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी आपको ही बताना है, होमवर्क है आप लोगों के लिए कि कौन से ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। तो पहली चीज़ तो मैंने ये क्लियर कर दी कि डैम्प्ड में जो इक्वेशन लिख रहे हो वो होमोजीनस, और फोर्स में जो इक्वेशन लिख रहे हो वो कौन सी है, नॉन होमोजीनस। तो सीधा सा क्वेश्चन बन गया एक वन लाइन वाला कि फोर्स्ड ऑसिलेशन के अंदर या फिर ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेशन के अंदर जो इक्वेशन है वो कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है या वो किस तरह की इक्वेशन है, और डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन के अंदर जो इक्वेशन है वो किस तरह की इक्वेशन है। सीधे सीधे क्वेश्चन बन गए दो, जिनके वन लाइन के अंदर आपको आंसर पता होने चाहिए। फिर मैंने कहा कि इसको ज़्यादा एक्सटेंड अगर कर दिया जाए तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन से ऑर्डर की है। तो अगर आप जब भी इसको देख रहे हो तो आप कमेंट करके ये ज़रूर से ज़रूर बताएं अगर आपको पता है तो कि कौन से ऑर्डर की है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वाली नॉन होमोजीनस, हमें इसका सॉल्यूशन लिखना है। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो दो टर्म्स से मिलकर बनेगा। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो दो टर्म्स से मिलकर बनेगा। एक को लिखेंगे हम CF और एक को लिखेंगे हम PI। यहाँ जो CF है उसका मतलब होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन,
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और यहाँ जो पी आई है उस पी आई का मतलब होगा पार्टिकुलर इंटीग्रल। उस पी आई का मतलब क्या होगा? पार्टिकुलर इंटीग्रल, है ना। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री जो फंक्शन है इसका सॉल्यूशन वही होगा जो कि इसमें यानी कि डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन में अंडर डैम्पिंग की कंडीशन में जो इसका सॉल्यूशन आया था वही सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का सॉल्यूशन होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन अंडर डैम्पिंग कंडीशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। ठीक है, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन में जो अंडर डैम्पिंग में डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आई थी वही इसका क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। पार्टिकुलर इंटीग्रल की बात करें तो पार्टिकुलर इंटीग्रल का जो सॉल्यूशन है वो हमें इस तरह से बनाना होगा कि जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो एक्सटर्नल फोर्स लीड करे किससे? डिस्प्लेसमेंट के साथ, ठीक है ना। तो इक्वेशन फॉर पी आई इन सच अ वे दैट फोर्स कौन सा? एक्सटर्नल जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो वाला फोर्स लीड्स द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को क्या करे? लीड करे। इस तरह हमें वो इक्वेशन बनानी पड़ेगी और इसके लिए हम इक्वेशन बनाते हैं x इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये इक्वेशन हम इसके लिए बनाते हैं जहाँ x नॉट क्या होता है? इसका एम्पलीट्यूड। अब हमें क्या करना है? हमें ये करना होगा कि ये जो x है इस x का एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन करना है क्योंकि यहाँ वैल्यू रखनी है, फिर दूसरी बार करना है यहाँ पर वैल्यू रखनी है, फिर इस इक्वेशन को हमें फर्दर सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? इसके लिए हमने यहाँ पर एक मिनट रुको, हाँ जी। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो ये आ गई x इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। हमने क्या किया? इसको डिफरेंशिएट किया किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में। t के रेस्पेक्ट में किया तो ये बन गई इक्वेशन और यहाँ से हम ये देखें तो ये वेलोसिटी की वैल्यू भी आ रही है। फिर कॉस को हमने साइन में चेंज करा, तो कॉस को जब हमने साइन में चेंज करा तो ये इस तरह से लिखी गई ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस पाई बाई टू। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो हमें दिख रहा है कि जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट को लीड कर रही है। कितने से लीड कर रही है? पाई बाई टू से। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि वेलोसिटी लीडिंग द डिस्प्लेसमेंट बाय पाई बाई टू से वेलोसिटी लीड कर रही है किसको? डिस्प्लेसमेंट को। फिर वापस से एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी? d2x ओवर dt2 की। ये जितनी भी वैल्यूज़ आई इनको हमने सब्सटीट्यूट कर दिया। कहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया? जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी किसकी? फोर्स्ड ऑसिलेशन की या ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर की। तो वहाँ पर ये सब वैल्यूज़ डाल दी। अच्छा, अब RHS जो साइड है यहाँ पर लिखा हुआ है f नॉट साइन ओमेगा टी। इसको फर्दर मैंने इस तरह से लिख दिया, इसमें माइनस फाइव ऐड कर दिया और प्लस फाइव घटा दिया, माइनस फाइव को सब्सट्रैक्ट कर दिया और फाइव को ऐड कर दिया। तो यहाँ से एक मैंने ये टर्म बना लिया ओमेगा टी माइनस फाइव, इसको लिख दिया मैंने a, और एक बना लिया ये फाइव, इसको लिख दिया b। कुल मिलाकर मैंने बना लिया साइन a प्लस बी। तो साइन a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। यहाँ से क्या बन जाएगा? साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये तो हो गया साइन a, कॉस b क्या हो गया? कॉस फाइव, फिर कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव और साइन फाइव, ये बन गया। अब मैंने क्या किया? इस LHS में और इस RHS में दोनों साइड मैंने कंपेयर किए। क्या कंपेयर किए? कॉफिशेंट्स। किसके कॉफिशेंट्स? साइन ओमेगा टी माइनस फाइव का कॉफिशेंट और कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव के जो कॉफिशेंट्स हैं उनको आपस में कंपेयर किया। कंपेयर करने का मतलब LHS और RHS वाले जो
कॉफिशेंट्स हैं साइन ओमेगा टी माइनस फाई के, उनको आपस में बराबर किया, फिर कॉस ओमेगा टी माइनस फाई के कॉफिशेंट्स हैं उनको आपस में बराबर किया। बराबर कर लेते हैं, तो बराबर किया तो एक बार तो आया ये और एक बार आया ये। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से हम फेज एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो फेज एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, टेन फाई। टेन फाई की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है ये फेज एंगल का फॉर्मूला है, फेज एंगल ऑफ ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर, ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये जो लेक्चर है ना, ये मैं दूसरी तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज पता ही नहीं क्या हो रहा है, पहले रिकॉर्ड किया जब वॉइस प्रॉब्लम हो रही थी, दूसरी बार रिकॉर्ड किया तो मैं वॉइस को कनेक्ट करना ही भूल गया, अब ये तीसरी बार में रिकॉर्ड हो रहा है ये लेक्चर, इसलिए ये सब कुछ पहले से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, बंद हुआ दिखाई दे रहा है ना। तो वापस से एक बार बात कर लें लेक्चर की। तो टेन फाई की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या है, फेज एंगल है इसका ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर का। फिर हमने क्या किया, ये दोनों इक्वेशन जो हैं इनका स्क्वायर करके और इनको ऐड कर दिया, यानी कि इसका स्क्वायर किया और इसका स्क्वायर किया, दोनों को ऐड कर दिया। दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास यहाँ से x नॉट की वैल्यू आई। ये क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट, या इसको ऐसा बोल रहे हैं एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड आ गया, किसका एम्पलीट्यूड आ गया, ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड आ गया। ये x नॉट की वैल्यू को हम कहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर। तो x नॉट की वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दोगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ से इस तरह की इक्वेशन बन रही है। इस इक्वेशन से हमें ये पता लग रहा है कि जो ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसके लिए जो उसका डिस्प्लेसमेंट है, उसके लिए जो उसका डिस्प्लेसमेंट है या जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम से इंडिपेंडेंट होता है। वो डिपेंड करता है ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो फ्रिक्वेंसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, एम्पलीट्यूड ऑफ ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर, ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ये टाइम से क्या रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है, बट ये डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो फ्रिक्वेंसी होती है जिसको हम ड्रिवन फ्रिक्वेंसी कहते हैं उस पर डिपेंड करता है ना। इट डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर, ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, तो यहाँ तक जो हमने बात की उसमें जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्या बन सकते हैं, एक तो ये वन लाइनर में बन सकता है कि जो ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम डिपेंडेंट होती है, नहीं होती, और वो डिपेंड करती है तो किस पे करती है। दूसरा, आपसे एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, फिर ये आपसे फेज एंगल का फॉर्मूला पूछा जा सकता है ना। और फिर यहाँ ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल का सॉल्यूशन बनाया ये पूछा जा सकता है। तो ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ से अभी तक जो हमने पढ़ा है वो पूछे जा सकते हैं। पूछा जा सकता है कि जो वेलोसिटी है वो लीड करती है या लैग करती है। फिर यहाँ जो फेज एंगल बना है और जो एम्पलीट्यूड आया है इसके लिए हम 3 केस बनाएंगे। पहले हम फेज एंगल के लिए 3 केस बनाएंगे और फिर हम एम्पलीट्यूड के लिए यानी कि डिस्प्लेसमेंट के लिए 3 केस बनाएंगे। तो अगर पहले हम फेज एंगल के लिए 3 केस बनाएंगे तो फेज एंगल के लिए हमारे पास 3 केस में से सबसे पहला जो केस होगा जो वो केस जिसमें ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट है, मतलब कि जो ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसकी फ्रिक्वेंसी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से बहुत कम है। उस कंडीशन को हम क्या नाम देंगे, लोअर ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी। क्या नाम देंगे, लोअर ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी। इस कंडीशन में जो 10 फाई है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यहाँ ओमेगा बहुत कम होता चला जाएगा तो ये वैल्यू किसके बराबर अप्रोच करेगी, 0 के बराबर। 10 फाई 0 होने का मतलब क्या होगा यहाँ पर कि जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों सेम फेज के अंदर आ जाएंगे, है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि when driven harmonic oscillator is under the condition of lower driving frequency, जब ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर लोअर ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी के कंडीशन में होगा तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा।
कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, फेज एंगल क्या होगा, 0 होगा। दूसरा कि जो डिस्प्लेसमेंट है और जो फोर्स हैं वो दोनों क्या होंगे, सेम एंगल के अंदर होंगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन निकलते हैं, है ना। तो ये जब मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में भी बताया था, फिर बता रहा हूँ कि पढ़ो तो इस तरह से पढ़ा करो कि पढ़ने के बाद चाहे एक पन्ना ही पढ़ा, उसमें से तुम्हें ये खुद पता लगना चाहिए कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। मतलब जो तुम्हारी जो अप्रोच होनी चाहिए ना, वो ये होनी चाहिए कि कोई आदमी क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। हम क्या करते हैं, साले रट्टा मारते हैं और फिर किताबें ढूंढते हैं कि हाँ भाई क्या क्वेश्चन। पहले खुद दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि इसमें से कोई क्या पूछ सकता है, या ये जो लाइन मैंने पढ़ी है इसमें से कोई क्या पूछ सकता है। उस चीज़ को रटो मत, उस चीज़ में से क्या क्वेश्चन निकल सकता है उसको देखो पहले। दूसरी कंडीशन इसमें यह है कि ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट है। ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट है तो उस केस में क्या होगा भाई, ये नीचे वाली चीज़ 0, और 0 से जब किसी चीज़ को डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। तो यहाँ tan फाई की वैल्यू इनफाइनाइट। tan फाई इनफाइनाइट कब आएगा, जब फाई की वैल्यू क्या होगी, π/2। तो सीधी सी बात है कि अगर फाई बराबर π/2 आ रहा है, इसका मतलब जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। कितना लीड कर रहा है, π/2, है ना। तो फोर्स इज लीडिंग विथ डिस्प्लेसमेंट, और किस एंगल से लीड कर रहा है, वो लीड कर रहा है π/2 से। किस एंगल से कर रहा है, π/2 से। ये कंडीशन कौन सी है, इस कंडीशन को हम नाम देते हैं क्रिटिकल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। क्या नाम देते हैं, क्रिटिकल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। ध्यान रहे, ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट, लोअर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। क्या, लोअर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। दूसरा ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, क्या बोलेंगे, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, क्या नाम देंगे, क्रिटिकल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। क्या नाम देंगे, क्रिटिकल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। तीसरी कंडीशन क्या है, ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, तो इसको हम नाम देंगे हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। क्या नाम देंगे, हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के केस में क्या होगा, जो tan फाई है वो वापस से अप्रोच करेगा -0 को। -0 का मतलब है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई। तो यहाँ पर दोनों के बीच में फेज एंगल, किस के बीच में, फोर्स के बीच में और किसके बीच में, डिस्प्लेसमेंट के बीच में, दोनों के बीच में फेज एंगल हो गया पाई। ठीक, अब इसका ग्राफ बनाया जाता है। ग्राफ किस के बीच में बनता है, जो फेज एंगल आया, जो फेज एंगल जो फाई है वो, और जो ड्रिवन फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, उन दोनों के बीच में ग्राफ बनता है। तो ये वैल्यू जो बीच वाली वैल्यू है ये है π/2 की। तो π/2 से ऊपर का जो ग्राफ देख रहे हो सारा, ये जो ग्राफ है ये है किसके लिए, हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के लिए। और जो नीचे वाला ग्राफ है ये वाला सारा, ये किसके लिए है, लोअर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के लिए, है ना। ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट है किसका, π/2 का। π/2 मतलब क्रिटिकल की कंडीशन। इसके ऊपर सारी कहानी हाई ड्राइविंग की, और इसके नीचे सारी कहानी किसकी, लोअर ड्राइविंग की। ठीक, क्वेश्चन क्या क्या बने, क्वेश्चन ये बना, लोअर ड्राइविंग की कंडीशन क्या है, ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट। क्रिटिकल ड्राइविंग की कंडीशन क्या है, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट। हाई ड्राइविंग की कंडीशन क्या है, ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। लोअर ड्राइविंग में फेज एंगल कितना, 0। क्रिटिकल ड्राइविंग में फेज एंगल कितना, π/2। हाई ड्राइविंग में फेज एंगल कितना, पाई। ध्यान रहेगा, वापस बोल दूं, एक बार वापस बोल दूं। लोअर ड्राइविंग में फेज एंगल कितना, 0। क्रिटिकल ड्राइविंग में फेज एंगल कितना, π/2। हाई ड्राइविंग में फेज एंगल कितना, पाई। लोअर ड्राइविंग की फेज एंगल की कंडीशन क्या, लोअर ड्राइविंग की कंडीशन क्या, ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट। क्रिटिकल ड्राइविंग की कंडीशन क्या, ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट। हाई ड्राइविंग की कंडीशन क्या, ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी, फेज की। अब हम बात कर लें एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट की। तो ये फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ाई था अभी, एक्स नॉट इक्वल्स टू, कैपिटल एफ है ये, एफ नॉट अपॉन, ये स्मॉल एफ नॉट है, सॉरी, स्मॉल एफ नॉट हमने किसके बराबर बनाया था, कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एम। तो एफ नॉट अपॉन, ये रूट में है, अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर है, प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और इसका रूट है। ये सीधा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा भाई तुम्हें, सीधा पूछ लिया जाता है। अब इसमें भी 3 कंडीशन बनेंगी। पहली कंडीशन वही लोअर ड्राइविंग की, लोअर ड्राइविंग मतलब ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट होगा तो ओमेगा को हटा दो, तो इक्वेशन बन जाएगी तुम्हारी एफ नॉट अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर, एफ नॉट अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ एम से यहाँ एम से, एम ओमेगा नॉट स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, के।
और क्योंकि स्मॉल एफ नॉट बराबर था एफ नॉट कैपिटल अपॉन एम के, तो कैपिटल एफ नॉट किसके बराबर हो गया, एम इंटू एफ नॉट, जो कि हो गया कैपिटल एफ नॉट। तो यहाँ वैल्यू आ गई एफ नॉट अपॉन के। तो इस केस में आप देख रहे हो कि जो एक्स नॉट है वो किसके बराबर है, एफ नॉट अपॉन के। मतलब कि जो एम्पलीट्यूड है लोअर ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी के केस में वो डिपेंड कर रहा है स्प्रिंग कांस्टेंट पर, और जो ड्राइविंग फोर्स है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, उन दोनों की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। दूसरी कंडीशन है क्रिटिकल ड्राइविंग की। क्रिटिकल ड्राइविंग की कंडीशन वो कंडीशन है जहां पर इसका एम्पलीट्यूड, जहां पर इसकी जो फ्रिक्वेंसी है दोनों बराबर हो जाती है, यानी कि ओमेगा बराबर हो जाता है किसके, ओमेगा नॉट के। तो इस केस में जो एक्स नॉट की वैल्यू है वो शुरुआती वैल्यू बनेगी एफ नॉट अपॉन 2r ओमेगा, फिर उसको m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू बन के आ जाएगी एफ नॉट अपॉन लेमड़ा ओमेगा। यहाँ मैं साफ साफ लिख देता हूँ एफ नॉट अपॉन लेमड़ा ओमेगा। इनको जब हम इंटरचेंज करेंगे या इनकी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे, है ना। तो लेमड़ा का मतलब क्या होता है, डैम्पिंग कांस्टेंट। लेमड़ा का मतलब क्या होता है, डैम्पिंग कांस्टेंट। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक्स ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट अपॉन एक्स नॉट ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट, यानी कि मैंने एम्पलीट्यूड का रेशो निकाला कब कब, एक बार क्रिटिकल ड्राइविंग की कंडीशन में और एक बार कब, लोअर ड्राइविंग की कंडीशन में। तो जब क्रिटिकल ड्राइविंग का लोअर ड्राइविंग से एम्पलीट्यूड का रेशो निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं क्वालिटी फैक्टर। मैं अगले पेज पे भी लिख देता हूँ क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, एक्स नॉट ओमेगा नॉट इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन एक्स ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट। तो ये जो रेशो है ये क्या कहलाता है, क्वालिटी फैक्टर। तो यहाँ पर हमने वैल्यू रखी, एक्स नॉट वाली वैल्यू रख दी, और जब लोअर ड्राइविंग की है वो दोनों वैल्यू रख दी। तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला बना के अपॉन लेमड़ा ओमेगा नॉट, के अपॉन लेमड़ा ओमेगा नॉट। के की वैल्यू हमने रखी कितनी, एम ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आया, कितनी आई, ओमेगा नॉट टाउ। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला बन गया, ओमेगा नॉट टाउ। टाउ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम, जो हम पढ़ भी चुके हैं। टाउ का मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और फिर मैंने तुम्हें बताया ये जो फैक्टर है, ये जो रेशो है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है क्वालिटी फैक्टर। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये मैंने बता ही दिया क्वालिटी फैक्टर का क्या है। फिर उसके बाद तीसरी कंडीशन, यदि ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट है तो उस केस में एम्पलीट्यूड हो जाता है एक्स नॉट एफ नॉट अपॉन ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो ये अलग अलग केस बन गए। एक बार हमने बनाया फेज एंगल के लिए, एक बार हमने बनाया किसके लिए, एम्पलीट्यूड के लिए। अब हम एक और चीज़ निकालेंगे, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की कंडीशन। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब निकलेगा, जब ये जो एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम कब हो सकता है, जब ये नीचे वाली वैल्यू जो है ये क्या हो जाए, मिनिमम। तो ये वाली वैल्यू को मिनिमम करना है, तो इसको मिनिमम करने के लिए यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमा की क्या लगेगी, कंडीशन लगेगी। यानी कि इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसके रेस्पेक्ट में, ओमेगा के रेस्पेक्ट में। ओमेगा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो हमारे पास पहले ये इक्वेशन बनेगी, जिसको सॉल्व करके हम ये इक्वेशन बनाएंगे। ये जो हमारे पास वैल्यू आई है जिस पर कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा है, तो फ्रिक्वेंसी की ये जो वैल्यू है इसको हम नाम देंगे रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। क्या नाम देंगे, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। और इसको हम लिखेंगे ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर है, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, जो कि हमें याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है ये, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। किस केस में, ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में। इसके ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, आगे बात करें। अब ये जो हमने वैल्यू रख देंगे, कहाँ पर रख देंगे ये वैल्यू को, कहाँ पे रखोगे वैल्यू, यहाँ रखोगे। यहाँ रखोगे तो तुम्हारे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला बन के आएगा। वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला पहले तो ऐसा बनेगा, फिर उसको क्वालिटी फैक्टर के केस में बनाएंगे तो वो इस तरह का फॉर्मूला बन जाएगा। क्वालिटी फैक्टर का यहाँ एक और फॉर्मूला दिख रहा होगा तुम्हें, ओमेगा नॉट अपॉन 2r। ये वहीं से बनाया है, कहाँ से, ओमेगा नॉट टाउ से। टाउ किसके बराबर होता है, 1/2r। तो सीधी सीधी वैल्यू लिख दी, है ना। तो ये फॉर्मूला हमने बना लिया। क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन लिखा है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ फोर्स्ड ऑसिलेटर ऑफ मास 10 ग्राम, 10 ग्राम मास है, एट लो फ्रिक्वेंसी इज 0.01 सेंटीमीटर। क्वेश्चन करने का तरीका, सबसे पहले जो गिवन क्वांटिटी है उसको लिख लो, उससे ये हमें समझ में आ जाएगा कि पूछना क्या चाह रहा है, और हम पढ़ते पढ़ते ये अंदाज़ा भी लगा जाएंगे कि हमें कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो मास की वैल्यू दे दी, कितनी है, 10 ग्राम। लोअर फ्रिक्वेंसी का मतलब है कि ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट। तो इस कंडीशन में हमें एक्स नॉट की वैल्यू दी है, और वो कितनी है, 0.01 सेंटीमीटर। कितनी है, 0.01 सेंटीमीटर।
उसके बाद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब होगा, क्रिटिकल की कंडीशन में, तो उस केस में एक्स नॉट दे रखा है कितना, 1 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर। तो हमें पहले क्या निकालना है, क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर का मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला था, एक्स नॉट ओमेगा बराबर हो ओमेगा नॉट के, और एक्स नॉट ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट। तो यहाँ पर वैल्यू निकालो, Q की वैल्यू कितनी, 1/0.01, तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 100। तो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू आ गई यहाँ पर कितनी, 100। फिर पूछा हमें डैम्पिंग कांस्टेंट बताओ, क्या बताओ, डैम्पिंग कांस्टेंट, लैम्बडा की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो लैम्बडा की वैल्यू कैसे बताओगे, Q का फॉर्मूला तुम्हारे पास कितना, Q का फॉर्मूला ओमेगा अपॉन कितना, या ओमेगा इंटू टाउ, या लिख लो ओमेगा अपॉन 2r, है ना। तो Q इक्वल्स टू कितना हो गया, ओमेगा नॉट अपॉन 2r। अब जो हम मानते हैं, क्या मानते हैं, लैम्बडा अपॉन m इक्वल्स टू 2r, तो यहाँ से 2r किसके बराबर हो जाएगा, 1/2r किसके बराबर हो जाएगा, m अपॉन लैम्बडा। तो इसको लिख सकते हो m ओमेगा नॉट अपॉन लैम्बडा। तो लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है, लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m ओमेगा नॉट अपॉन q। तो अब तुम्हें वैल्यू चाहिएगी किसकी, ओमेगा नॉट की। तो ओमेगा नॉट किसके बराबर होगा, 2πf, और 2πf की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हें, 512। तो यहाँ से हमारे पास लैम्बडा कितना आ गया, m ओमेगा नॉट अपॉन q, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ गया 0.32 kg पर सेकेंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ऐसा कोई कैलकुलेटर वगैरह की ज़रूरत थी नहीं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बहुत देर बाद जाके ये लेक्चर बना है, पर अब भी पता नहीं बना है नहीं बना, ठीक नहीं बना, देखना पड़ेगा वो भी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी जो भी इसमें बचा है कपल्ड ऑसिलेटर या इसके भी जो 5-6 जो 2-3 जो क्वेश्चन बचे हैं उनको हम कंक्लूड कर देंगे सारा, कल ये ख़त्म हो जाएगा, क्या, ऑसिलेशन। उसके बाद वेव्स हम पढ़ेंगे, लिसाजू फिगर रह जाएंगे, उसको हम कल ही लेक्चर में ख़त्म, या ज़्यादा से ज़्यादा परसों एक और लेक्चर में वो ख़त्म कर देंगे। वेव्स बचेगी, वेव्स 3 से 4 लेक्चर लेगी, यानी कि 15 मार्च तक जो तुम्हारा ऑसिलेशन और वेव्स है ये हो जाएगा ख़त्म। वीडियो को जो भी देख रहा है, जो कंटेंट को पसंद कर रहा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।